हाल ही में आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी धुरंधर, जिसे देखने के बाद आपके मन में भी एक न एक बार ऐसा भाव जरूर आया होगा कि मैं भी अपने देश के लिए रणवीर सिंह जैसा कुछ काम करूं। एंड जब भी बच्चा ग्रेड 10 से ग्रेड 11 में आता है तो वो एक टर्म को बहुत बार सुनता है जिसका नाम है एनडीए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए होता क्या है, कौन इस एग्जाम को दे सकता है एंड एनडीए के बारे में सारी की सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। उसके अलावा कैसे आप ग्रेड 11 से ही इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों एनडीए की अगर मैं बात करूं तो एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके थ्रू आप लोग भारतीय सेना में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। एंड भारतीय सेना की लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही रिस्पेक्टेड इनकी लाइफ होती है। अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाते हो, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, तो आपको लोग एक अलग नजर से देखते हैं। एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, मैं भारतीय सेना में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करूं। तो बढ़ते आगे और जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले इसके बारे में कि एनडीए का जो एग्जाम होता है वो किस तरीके का होता है। अगर मैं इसके एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम दो तरीकों का होता है। पहला आप लोगों का होता है रिटन टेस्ट और दूसरा आप लोगों का होता है एसएसबी। रिटन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके दो एग्जाम्स होते हैं। पहला एग्जाम होता है आप लोगों का मैथ्स का, जिसमें आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। 300 मार्क्स का यह एग्जाम होता है और टोटल आपके पास 120 सवाल रहते हैं और हर सही सवाल पे आप लोगों को 2.5 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत सवाल पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि होती है 1/3 ऑफ पर क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बेटा दूसरा जो एग्जाम होता है आप लोगों का वो होता है गैट का, जीएटी का। ये एग्जाम आप लोगों का 600 मार्क्स का होता है। 150 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के रहते हैं और बाकी के 100 क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट्स के इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं। अगर मैं इस एग्जाम के मार्क्स की बात करूं तो हर क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं और हर गलत सवाल पे आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। फिर उसके बाद अगर मैं आपने एनडीए का रिटन एग्जाम अगर क्लियर कर दिया तो उसके बाद आप लोगों की एसएसबी आती है। और अगर मैं एसएसबी की बात करूं तो यह भी एग्जाम आपका 900 मार्क्स का रहता है और यह 5 दिन का एक प्रोसेस होता है। आज की इस वीडियो में हम एसएसबी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। एक बारी अगर रिटन क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद एसएसबी के लिए आपको कॉल लेटर आता है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में चीजों को जानना है तो हम इसके ऊपर भी कोई वीडियो बना देंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। एसएसबी के बाद आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है एंड उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। तो ये तो थी बेटा ओवरऑल आपका एग्जाम कैसा रहता है एनडीए का, किस तरीके से आप इस एग्जाम में मतलब अपीयर होगे, कैसे चीजें करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ काम की बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहली चीज, एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है। एक होता है बेटा अप्रैल में और एक होता है बेटा आप लोगों का सितंबर में। उसके बाद बेटा इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी वही ऑर्गेनाइजेशन है जो आईएएस आईपीएस जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एंड यस गाइस, यूपीएससी काफी मुश्किल एग्जाम कंडक्ट करती है। अगर मैं बात करूं इनकी वैकेंसी की तो लगभग ऊपर नीचे हो जाती है, 400 के आसपास आपके पास वैकेंसीज इसमें रहती हैं। उसके अलावा अगर मैं एज लिमिट की बात करूं कि कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में कोई भी बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। मतलब आप समझ लो, एट द एज ऑफ 17, एट द एज ऑफ 19, एट द एज ऑफ 18 आप लोग भारतीय सेना में एक अफसर बनने के लिए तैयार हो जाते हो। तो इस एग्जाम को अगर आप देना चाहते हो तो आपकी एज लिमिट ये होनी चाहिए और भैया शादीशुदा नहीं होने चाहिए। आप लोग अनमैरिड कैंडिडेट्स ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, मेल फीमेल दोनों दे सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि क्या क्राइटेरिया होता है इस एग्जाम का, या तो आप 12th पास हो या तो फिर अगर आप 12th में अपीयर भी हो तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। यानी कि अगले साल जो बच्चे 11th ग्रेड के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगले साल इस एग्जाम को दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हो उस एग्जाम में। अगर आप 12th अपीयरिंग भी हो तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। एंड बेटा परसेंटेज डजंट मैटर, आपके 12वीं में कितने परसेंटेज है कोई मैटर नहीं करता है। आपको यह एग्जाम देना है, बस इस एग्जाम का रिटन क्रैक करना है, एसएसबी क्रैक करना है, दैट्स इट।
फिर अगर मैं बात करूं, कुछ कंडीशंस होती है यहां पे। क्या कंडीशंस होती है? अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो बेटा आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, फर्क नहीं पड़ता, आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, किसी भी फील्ड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सपना है कि नेवी में ज्वाइन करना है, आपका सपना है कि एयरफोर्स में ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपके पास बेटा फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी होनी चाहिए आपकी 12th ग्रेड में। फिजिक्स और मैथ्स जिन बच्चों के पास है वो बेटा आर्मी के लिए भी एलिजिबल होते हैं, एयरफोर्स के लिए भी एलिजिबल होते हैं और नेवी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। बाकी जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं या कॉमर्स वाले बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी का एग्जाम ही दे सकते हैं, आर्मी के लिए ही एलिजिबल होते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं कुछ और चीजें बताऊं बेटा इसके सिलेबस की, तो देखो सबसे मेजर पार्ट जो रहता है आप लोगों का मैथ्स का रहता है। 300 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स आता है आपके पास। और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी 11th एंड 12th ग्रेड की मैथमेटिक्स है वही आप लोगों के पास इस एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इंग्लिश के लगभग 50 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन इंग्लिश का 11th 12th क्लास की इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। जो आपके ग्रामर्स होती है वो आपके इस एग्जाम में इंग्लिश में पूछा जाता है। तीसरा, बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स है जीएटी के, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सब मिक्सचर फॉर्म में पूछा जाता है, बट करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप लोगों का ओवरऑल एक सिलेबस रहता है। बाकी जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है या फिर जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस होता है वो अप टू 10th ग्रेड तक का आपसे पूछा जाता है। कुछ कुछ चीजें 11th ग्रेड से भी, 12th ग्रेड से भी पूछ लेते हैं, जैसे फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स पूछ लेते हैं कभी कभार। अब अगर मैं इसके क्राइटेरिया की बात करूं, कट ऑफ्स की बात करूं, तो अगर 900 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम है तो नियरली अगर जो मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो 450 मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं, 450 मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं तो आप लोग रिटन लगभग क्वालिफाई कर सकते हो। हालांकि 450 मार्क्स इज अ गुड स्कोर, बट अगर आपके 450 या 400 भी आ जाते, आज तक अभी तक पिछले अगर मैं 4-5 सालों की बात करूं तो 400 के ऊपर कट ऑफ नहीं गई है, 350 के आसपास रहती है। लेकिन 400 450 अगर आप स्कोर कर देते हो तो आप इजीली इस एग्जाम में रिटन को क्लियर कर जाओगे। उसके अलावा बेटा सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। ये नहीं कि मैथ्स में आपके आ रहे 0 और यहां पे आगे आपके 600 में से 450 तो आप एग्जाम को क्रैक कर दोगे, नहीं। सेक्शनल कट ऑफ्स भी होती है, सेक्शनल कट ऑफ्स भी होती है। तो आपको इसमें भी पास होना है और इसमें भी पास होना है, दोनों एग्जाम में पास होना है। वो क्राइटेरिया आप जब एनडीए की नोटिफिकेशन आएगी तो आप उसमें देख सकते हैं। क्लियर इतनी बात? बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा, भैया हम ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथ्स वाले हैं या कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले हैं तो क्या हमारे को भी मैथ्स का एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं, तुम्हारे लिए फिर वो मैथ्स का एग्जाम नहीं होगा, फिर तुम्हारे लिए बस जीएटी का एग्जाम होगा। ठीक है जी, चलो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अब इस एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूं ग्रेड 11 से, जो आपका सबसे बड़ा डाउट है या जो आपकी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि मैं 11th ग्रेड में हूं लेकिन 2 साल बाद जब मैं 12th पास होऊंगा तो मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है एंड कैसे। तो दोस्तों अभी आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया समय है कि अभी से आप अपने इस एग्जाम को स्टार्ट कर दो प्रिपेयर करना। सबसे पहले अगर देखो, सबसे पहला फोकस क्या है हमारी पहली सीढ़ी क्या है हमारा? रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा आप लोगों का मैथ्स के आपके पास 300 मार्क्स का मैथ्स का पेपर है, 120 क्वेश्चन, और वो 120 क्वेश्चन सबसे बढ़िया चीज जो है वो आपका 11th एंड 12th ग्रेड में जो मैथ्स आप पढ़ोगे, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कैलकुलस, वो सारी की सारी चीजें आपसे यहां पे वो पूछेगा। तो सबसे पहले आपको किस चीज पे फोकस करना है? आपको अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करना है। आप जैसे स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वैसे ही करते रहो। एनडीए का जो लेवल अगर मैं बात करूं तो आपके एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर रहता है लेकिन जेई नीट से नीचे रहता है ना। ऐसा नहीं है कि जेई नीट के लेवल का ये पेपर रहता है, नहीं। आप बस थोड़ी सी मेहनत करो, आप इसका रिटर्न इजीली क्रैक कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। उसके बाद आप अपने बेटा साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखते चलो जो चैप्टर्स आपके होते जा रहे हैं। जैसे मान लो आपने पहला चैप्टर कर दिया मैथ्स का, दूसरा चैप्टर कर दिया, जो चैप्टर्स आपके होते जा रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना जरूर स्टार्ट करो कि एनडीए में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप फोकस करो।
समझ गए? तो सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज। हर संडे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करो। देखो एनडीए का जो एग्जाम होता है सब्जेक्टिव नहीं होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसमें ये वाला स्टेप क्यों नहीं किया, ये स्टेप क्यों नहीं किया, करेक्ट आंसर के ही मार्क्स होते हैं। तो हर संडे आप ऐसा बना लो कि आप अपने एनडीए एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। अब भैया प्रैक्टिस कहां से करें? मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज है, आपको कहीं से भी वो रिसोर्सेज, वो बुक्स इजीली मिल जाएंगी। मैं यहां पे किसी किताब का नाम नहीं लूंगा, बट कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हो। उसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं जीएटी की, तो जीएटी में सबसे बड़ी चीज जो है वो है इंग्लिश। इंग्लिश आपको मैंने अक्सर ऐसा बच्चा देखा है कि जो मैथ्स में बहुत अच्छा होता है लेकिन जीएटी में वो फेल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश अच्छे से नहीं आती। इंग्लिश में बेटा आपकी ग्रामर पे होल्ड होनी चाहिए। इंग्लिश में ज्यादातर रीडिंग बेस्ड चीजें आती है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ गया। तो जितना रीडिंग बेस्ड चीजें आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अब रीडिंग बेस्ड चीजों के लिए आपको कुछ हैबिट बनानी है। क्या? आप नोवेल्स पढ़ना स्टार्ट करो, आप बेटा न्यूज पढ़ना स्टार्ट करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। और इन सब से आपकी एक और चीज स्ट्रांग होगी, वो है आपकी वोकैब। वोकैब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश के एग्जाम में। आप नोवेल्स पढ़ोगे तो जो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनको अंडरलाइन करो, उनके मीनिंग्स को देखो, उनके सिनोनिम्स देखो, एंटोनिम्स देखो, तो वो वोकैब आपको स्ट्रांग यही चीजों से मिल जाएगा। इंग्लिश आपकी स्ट्रांग हो गई। उसके बाद जो आपकी बाकी की चीजें हैं, जैसे हिस्ट्री, जनरली साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा बोलता है सर मेरे को हिस्ट्री नहीं पता, पॉलिटिकल साइंस नहीं पता, इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी एक बुक खरीद लो मार्केट में, कोई भी एक बुक, बहुत पब्लिशर्स है, कोई भी एक बुक खरीद लो जीएटी के लिए, वहां पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जो आपके काम के लिए, वो सारी चीजें दी जाएंगी, वो सारी चीजें मिलेंगी आपको। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ लो, 11th की एनसीईआरटी पढ़ लो, 12th की, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट्स भी है आपके, फिर आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ सकते हो? तो आप कोई एक बुक खरीदो और डेली बस उस बुक को 10 से 15 मिनट पढ़ो, बस पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ याद करो, ये करो, वो करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका साइंस स्ट्रीम से स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। बाकी की जो चीजें हैं बस 10 से 15 मिनट बस रीड करो, उसको रीड करो। आपको रिटन बस क्वालिफाई करना है एसएसबी के लिए, है ना। तो आप एक कोई सी भी बुक खरीद लो, आप इतने एलिजिबल हो जाओगे इंग्लिश, और इसको इजीली आप लोग क्रैक कर सकते हो। कोई एक किताब खरीद लो तो। और करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तो हैबिट बनाओ। देखो न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत फायदे, आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी, वोकैब स्ट्रांग होगी, आप साथ के साथ आपको करंट अफेयर्स में, जैसे आजकल बहुत सारी चीजें चल रही है ना, बहुत सारी चीजें वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड चल रही है, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ये सारी जो करंट के टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसएसबी इंटरव्यू में भी, है ना। उसके बारे में अपन किसी और दिन, किसी और समय डिस्कस करेंगे। लेकिन करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, आप हैबिट डाल लो तुरंत प्रभाव से। दो चीजें, एक नोवेल पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो, और एक नोवेल या कोई भी बुक, और एक न्यूज़पेपर पढ़ना बिना किसी देरी से स्टार्ट कर दो अंग्रेजी का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कोई एक किताब खरीद लो, आपके जितने भी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, वो सारे के सारे टॉपिक्स वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे। देखो करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होता है, जीएटी बहुत वास्ट होता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि जैसे मैथ्स में तो फॉर्मूला आता है तो आप सवाल बना लोगे, इसमें ऐसा नहीं है भाई, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कहां से क्वेश्चन उठ के आ गया। तो आप एक किताब, कोई भी एक किताब खरीद लो, आप उस किताब से बस चीजों को रीड करते रहो अपने खाली समय में, डेली 10 से 15 मिनट, बस दैट्स इट, और आप अच्छे खासे तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। क्लियर? तो ऐसे आप लोगों को अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है अभी से, यानी कि 11th ग्रेड से। बट बेटा मैंने बहुत बार ऐसे बच्चे भी देखे जो 11th ग्रेड में रिटन एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, लेकिन वो अपना एसएसबी क्रैक नहीं कर पाते। एसएसबी एक बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया होती है, मतलब एक जो इंटरव्यू होता है, जो 5 दिन का जो प्रोसेस होता है, बहुत ही खतरनाक प्रोसेस होता है। तो आप लोग आज से ही, सबसे काम की बात यही है इसमें, आप लोग आज से ही अपने एसएसबी के लिए भी प्रिपरेशन कर लो। एसएसबी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपको झिझक नहीं होनी चाहिए। आप मिरर के सामने देखो, मिरर के सामने बुक को रीड करो,
जैसे इंस्टाग्राम पे आप रिकॉर्डिंग करते हो, उस रिकॉर्डिंग को बंद करो, है ना, मिरर के सामने कुछ बुक रीड कर रहे हो या फिर कुछ, क्योंकि वहां पे जब जीडी होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंटली चीजों को रखना है, अपने पॉइंट्स को। तो मिरर के सामने आप लोग अपनी प्रैक्टिस करो। उसके बाद बेटा फिजिकली फिटनेस बहुत जरूरी है, योगा करो, जिम करो, जो भी कर सकते हो चीजों को। जनरल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगेन न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो जनरल अवेयरनेस, अब आपको यही नहीं पता होगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एट द एंड आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे जरूर फोकस करना है। आपके अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर सामने 20 लोग, 10 लोग, 100 लोग भी खड़े हैं ना, तो ये नहीं होना चाहिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैंने अक्सर बच्चों को देखा बहुत शाई होते हैं। नहीं भाई, खुल के बोलना रखो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों के पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छे समय पे आप एक डिसीजन ले रहे हो कि मुझे एनडीए का एग्जाम क्रैक करना है, एंड दिस इज द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। यू हैव, फोड़ दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।